हेलो स्टूडेंट, आनिशा बशीर सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं जो पहले दो पार्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, राइट। तो आज की बारी है उन दो पार्ट से रिलेटेड सेल्फ एनालिसिस की कि वो दोनों पार्ट आपको कितने अच्छे से समझ में आ गए हैं, राइट। हमने देखा था सेल क्या होता है, सेल से रिलेटेड हिस्ट्री जिन जिन भी साइंटिस्ट ने अपना क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया जिस जिस चीज़ों को सर्च करने के लिए। इसके अलावा हमने सेल थ्योरी की बात करी थी, प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल और उसके ऑर्गेनेली विद स्ट्रक्चर, राइट, और फंक्शन ऑल्सो। तो आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया है द माइक्रोस्कोप यूजुअली यूज्ड फॉर सीइंग लिविंग सेल और टिश्यू इज। आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो माइक्रोस्कोप बताइए, ठीक है, जिससे आप लिविंग सेल या टिश्यू को देख पाते हो, राइट। हालांकि हमने माइक्रोस्कोप में डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि इस बार आपकी सिर्फ एक ही लाइन आई थी माइक्रोस्कोप पे। बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आते थे माइक्रोस्कोप पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन हमको रिलेटेड लग रहे हैं वो हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द चैप्टर होगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले और आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उससे हम डिटेल में बात कर लेंगे, राइट। सो आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। फर्स्ट है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हायर मैग्नीफाई करके हम स्मॉल चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, डिटेल में हम कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर का स्टडी करना हो तो हम किसके द्वारा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, राइट। फिर हम बोलेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। यदि आपको कोई डिटेल अकाउंट चाहिए किसी स्पेसिमेन का, आपको डिटेल अकाउंट देखना हो तो वो आपको मिलता है लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन हमसे पूछा गया है लिविंग सेल और टिश्यूज़ के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1953 में जेनेरिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फास्ट कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का क्या किया, डिस्कवरी किया, डेवलपमेंट किया। इस फास्ट कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसका क्या करता है, कंट्रास्ट जो है एनहांस कर देता है, और उसी वजह से हम लिविंग सेल और टिश्यूज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्ट कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा हम लिविंग सेल या टिश्यू को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख सकते हैं। गेट माई पॉइंट, क्लियर। चलिए, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नॉल एंड रस्का। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत सारे हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में भी, नीट के एग्जामिनेशन में भी, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किसने उसको इन्वेंट किया, तो आंसर आएगा नॉल एंड रस्का। डन। चलिए, now next question is the concept of omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by। याद है सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी, हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे स्लाइडेन, एक थे हमारे स्वान, एक थे हमारे रुडोल्फ विर्को। स्वान और स्लाइडेन ने क्या बोला कि भाई जो भी प्लांट सेल है या जो भी प्लांट है या एनिमल है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया था कि जो न्यू सेल ओरिजिनेट होती है वो पूर्ववर्ती सेल से ही होती है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। तो यानी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, सेल डिवाइड हो रही है ना, सेल डिवाइड हो रही है। क्यों उन्होंने बताया था, क्योंकि उन्होंने कैंसर सेल पे डिस्कवरी करी थी, स्टडी कर रहे थे वो कैंसर सेल पे। तो कैंसर सेल क्या करती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है। तो इसी सेल से, ये जो पुरानी सेल है इसी में डिवीजन होगा और यहीं से सेल निकलेगी और एक न्यू सेल बना लेगी, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रुडोल्फ विर्को। डन। चलिए, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वॉज स्टेटेड बाय। अब देखो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, राइट, आंसर भी सेम होगा, लेकिन वे ऑफ
प्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, जो क्वेश्चन आने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो नेक्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया है, वो कहा गया है हमारे विर्को के द्वारा। डन। Which one of the following is an exception to cell theory? राइट, मैंने आपको बताया था कि बच्चों सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। क्या? फर्स्ट फीचर हमने देखा था कि वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो करती है, राइट। सेकंड हमने बोला था कि जो भी कंप्लीट सेल से लेस देन होगा वो सेल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने नंबर ऑफ सेल के आधार पे क्या बोला था, यूनिसेल्यूलर जिसमें सिंगल सेल होती है, मल्टी सेल्यूलर जिसमें मोर देन वन सेल होती है, और असेल्यूलर जो कि कंप्लीट सेल नहीं होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है। तो सेल थ्योरी में हमने बोला था कि सारे जो भी एनिमल है, प्लांट है, वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं, राइट। फिर हमने बोला था कि एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सेल, राइट, लाइफ की। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेल थ्योरी के लिए एक अपवाद है? तो देखो बच्चों, फंजाई हमारी कंप्लीट सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारी कंप्लीट सेल है, बैक्टीरिया हमने अच्छे से पढ़ लिया तो यू नो वेरी वेल कि हाँ हमारी कंप्लीट सेल है, हालांकि ये भी हम प्लांट किंगडम में अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। तो वायरस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, सिर्फ एक प्रोटीन से बना हुआ है और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। दैट मीन्स इसका एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, और सेकंड थिंग ये कंप्लीट भी नहीं है। तो वायरस क्या होगा, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होगा। डन। चलिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। Pili and fimbriae are mainly involved in mortality of bacterial cell, right? Cyanobacteria lack flagellated cell, बिल्कुल सही बात है। Mycoplasma is wall-less microorganism, yes, mycoplasma क्या smallest microorganism है और wall-less भी है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड हमारा लास्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन यदि आपने मेरा जो वीडियो है, जो ये कंटेंट है, आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, या एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगाई होगी, तो आपने देखा होगा कि पिली एंड फिम्ब्राई आउटर ग्रोथ होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, अटैचमेंट में हेल्प करती है, ना कि मूवमेंट में। मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला। देखो बच्चों, यदि हम पिलाई की बात करें, ठीक है, तो हमने कहा था ये आउटर ग्रोथ है और कैसी हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं, राइट। ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। कब हेल्प करती है, जैसे कॉन्जुगेशन में। ये साइज में लार्ज होती हैं लेकिन नंबर में लेस होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, साइज में लार्ज होती हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल जो होते हैं या नंबर ऑफ पिलाई जो होते हैं वो लेस होते हैं, राइट। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में एक बैक्टीरिया दूसरे, जब हम एफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, मैंने कहा था कल प्लाज्मिड जो है 3 तरह के होते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसको मैंने बताया था। तो एफ प्लाज्मिड जो करता है अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्जुगेशन मेथड यूज़ करता है, और कॉन्जुगेशन मेथड में 6 पिलाई जो है वो हेल्प करती है उसको अटैच करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल में, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है ताकि प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र हो सके एक सेल से दूसरे सेल में, F+ से F- में। आई बात समझ में, ये कॉन्जुगेशन मेथड है बच्चों। क्या है ये, कॉन्जुगेशन मेथड है। पिलाई का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो वी कैन से पिलाई मूवमेंट में हेल्प नहीं करती है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। फर्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट फिम्ब्री, फिम्ब्री जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं बट नंबर में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि पिलाई लेस इन नंबर, साइज में लार्ज, फिम्ब्राई साइज में स्मॉल जबकि नंबर में लार्ज होते हैं। यदि आप बात करो फिम्ब्राई की, तो जो नाइजीरिया गोनेराई है वो क्या करता है, होस्ट से जो अटैचमेंट बनाता है वो किसके द्वारा बनाता है, फिम्ब्राई के द्वारा। यदि किसी बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच होना है, रॉक से अटैच होना है, राइट, तो वो किसकी हेल्प लेता है, फिम्ब्राई की।
लगभग एक सेल में ये 200 से 300 फेमराए प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? स्टोरी समझ में आ गई सारी? तो आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड आंसर इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है? मोटिलिटी में। ये मोटेलिटी में नहीं हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। डन। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया आर मॉडिफिकेशन ऑफ द, देखो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ठीक है, हमने बात करी थी सेल एनवेलप की, राइट? सेल एनवेलप में 3 चीजें थी अपने पास। एक थी हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स, एक थी हमारे पास सेल वॉल, और एक थी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, राइट? ग्लाइकोकैलिक्स में हमने 2 चीजें देखी थी। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव है। 2 तरीके से हो सकती हैं। किसकी तरीके से हो सकती हैं? ये किसका मॉडिफिकेशन है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो है वो किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। कैसे? जब ये लूजली अरेंज्ड होगी तो इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, राइट? और यदि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होगी तो इसको हम कहेंगे कैप्सूल। इज दैट क्लियर? तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया आर मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। डन। चलिए, Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? आपसे पूछा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो, मीजोजोम तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में कॉमन होती है, राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड होता है, राइट? वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऑफ प्रोकैरियोटिक रिजाइड्स इन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम का जो नेम है उसी से आपको पता लग जाएगा। देखो, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज यानी पेप्टाइड, आपको याद है हमने कल पॉलीसोम पढ़ा था, ठीक है, mRNA, और यहां पर क्या होगा? अमीनो एसिड को, ठीक है, अमीनो एसिड लगता रहता है, पेप्टाइड बनता रहता है। जब हम रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द एंजाइम पेप्टिडल ट्रांसफरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स रिजाइड्स इन। तो पेप्टिडल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है बच्चों, वो किससे अटैच रहता है? तो वो अटैच रहता है हमेशा लार्ज सब यूनिट से। किससे होता है? लार्ज सब यूनिट से अटैच होता है। तो प्रोकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट हमने बात करी थी कि लार्ज सब यूनिट जो है 50S है और स्मॉल सब यूनिट जो है 30S है। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 50S राइबोसोम। क्लियर? आ गई बात समझ में? पेप्टिडल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है? अमीनो एसिड को ऐड कर रहा है नया पेप्टाइड जो है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य कौन कर रहा है प्रोकैरियोट्स में? हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी इसके बारे में। तो आंसर आएगा मीजोसोम, राइट? मीजोसोम जो है वो कैसा करता है? एज इट इज वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे कि वो यूकैरियोट्स में करता है। डन। चलिए, Which of the following is always absent in prokaryotic cell? हमसे पूछा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है? ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या है? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा है, मीजोसोम होता है, ठीक है। डीएनए हमारे पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। सेल वॉल हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है, ये 70S पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कॉलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है, बाकी एकदम सीधा सीधा सा आंसर है बच्चों। यहाँ पर पूछा है नॉट डिफर, यानी कि जो एक दूसरे में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, किन दोनों के बीच में, ई कॉलाई के बीच में और क्लेमाइडोमोनास के बीच में, राइट। ई कॉलाई हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, क्लेमाइडोमोनास हमारी यूकैरियोटिक सेल है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिफर नहीं करता है, राइट। तो राइबोसोम की बात करें तो ई कॉलाई में हमारा 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक सेल है तो डेफिनेटली इसमें 80S पाया जाता है, राइट। यानी कि ये तो डिफर कर रहे हैं। हम बात करते हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जब हम ई कॉलाई को देखें तो हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि क्लेमाइडोमोनास में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। डन। अब हम बात करें सेल वॉल की। सेल वॉल की यदि हम बात करें तो ई कॉलाई जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, म्यूरिन की इसमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास वहाँ पर सेल्यूलोजिक होती है। कैसी होती है ये? सेल्यूलोजिक होती है। डन। अब सेल मेम्ब्रेन, चूंकि वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी एनसीईआरटी में भी लाइन दे रखी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है सभी में एक जैसी पाई जाती है, ठीक है। डन। तो यहाँ पर डिफरेंस किसमें नहीं देखा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन में। तो राइट आंसर इज डी। डन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? पेनिसिलिन में, ठीक है। किसमें? पेनिसिलियम में, या फिर अगारिकस के अंदर, वॉल्वॉक्स के अंदर, या नॉस्टॉक के अंदर। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो आप पेनिसिलियम या अगारिकस की बात करो तो ये क्या है? फंजाई है। तो यहाँ पर क्या है? यूकैरियोट्स है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वॉल्वॉक्स जो है हमारा ये एल्गा है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब हम बात करें नॉस्टॉक की, तो नॉस्टॉक हमारा क्या है? बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो राइट आंसर इज डी। तो इस तरीके से जो हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स पढ़े उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आज हमने कर लिए हैं। आपको भी पता लग गया होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। यदि हम नॉर्मली इस चैप्टर को पढ़ रहे ना, सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली बात, ईजी है, लेंदी है मैं ये कह सकती हूँ, बट ईजी है और समझने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो क्वेश्चन आंसर भी वैसे आते हैं, सीधे सीधे भी आते हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग होते हैं, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होता है वो ईजिली इस क्वेश्चंस को हैंडल कर लेता है, राइट। फिर मिलेंगे बच्चों हम यूकैरियोटिक सेल के साथ। जब तक प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल घोट के पी लेंगे। इज दैट क्लियर? तो बने रहिए मेरे साथ जब तक। धन्यवाद।